हेलो एवरीबडी, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। ठीक है, आज हम अपनी इंग्लिश क्लासेस का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछली बार ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स, ठीक है, हमें क्लास वहाँ पर एंड करनी पड़ी थी, लेकिन आज हम वहीं से क्लास को रिज्यूम करेंगे। ऑलराइट, चलो। तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? टेबल बनाया था हमने। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म हो गए। सब्जेक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मी, वी का होगा अस, यू का होगा यू, ही का होगा हिम या हिज, शी का होगा हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माइन, आर और आर्स, योर और योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर। ठीक है, तो ये आ गए हमारे सारे जो हमने टेबल रिपीट किया था, पिछली बार बनाया था, वो मैंने आपको रिपीट करके बता दिया। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं हमारा रूल नंबर 1। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर एक सेंटेंस लिखकर आपको बताती हूँ, टेबल्स लेक, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा आपकी नज़र में? कुछ कहेंगे हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स, इन रियलिटी ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हम किसी भी टेबल क्या है हमारा? नॉन लिविंग। ठीक है, हम किसी भी नॉन लिविंग के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या नहीं लगाते हम किसी भी नॉन लिविंग के साथ? अपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करते। ठीक है, नो यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी। ठीक है, मैं खुद ही हम फंबल कर रही हूँ यहाँ पर। हम किसी भी नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। इंस्टेड हम क्या लिखेंगे? दी लेग ऑफ टेबल। ऑलराइट, क्योंकि हम किसी के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, किसी भी नॉन लिविंग के साथ। ठीक है, अब हम सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं हमारा। योर्स फेथफुली। अब कईयों की नज़रों में ये तो ठीक होगा, हम लेटर में भी लिखते हैं ना नीचे, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, लेकिन हमने क्या देखा ऊपर? ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पर देखा योर्स। ठीक है, योर्स क्या है हमारा? पोजेसिव प्रोनाउन। तो हम किसी भी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। इंस्टेड इसकी जगह हम सीधे लिख देंगे योर्स फेथफुली, इस तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ ली। ना अपोस्ट्रोफी हमारा किसी नॉन लिविंग के साथ यूज़ होता है, मैं नीचे ही आपको बता देती हूँ लिखकर, ना किसी नॉन लिविंग के साथ यूज़ होता है और ना ही किसी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज़ हो जाता है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1 में, राइट। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अच्छा, मैं आपको पहले कुछ वर्ड्स ही लिख कर बता देती हूँ यहाँ पर। माई, योर्स, हर, हिम, देम, आर, इट। अब देखो, इंग्लिश में हमारे पास दो टाइप्स के वर्ड हो जाते हैं। एक को हम बोलते हैं सफिक्स, एक को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है, ठीक है। और प्रीफिक्स होता है जो पहले ही लग जाता है, किसी भी वर्ड के पहले ही लग जाता है। अच्छा, अब अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो हम यही कहेंगे ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्स। हर के साथ हर सेल्फ, हिम के साथ हिम सेल्फ, देम के साथ देम सेल्फ या देम सेल्स, आर के साथ आर सेल्स, इट के साथ इट सेल्फ, ठीक है। कोई भी सिंगुलर हो तो उसके साथ सेल्फ, सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, आप प्लीज़ वो भी देखिए जाकर, जिनको नहीं है समझ। प्लूरल के साथ सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई कट माई फिंगर माई सेल्फ। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? आप बोलोगे मैम हमारा सब्जेक्ट हो गया आई। क्यों हो गया हमारा सब्जेक्ट आई? क्योंकि ये आई तो है जिस पे सारा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है। बेसिस क्या है इस सेंटेंस का? आई है, ठीक है। आई कट माई फिंगर माई सेल्फ। अब क्यों ये सब्जेक्ट है? क्योंकि ये जो माई सेल्फ है, आई काट माई फिंगर माई सेल्फ, क्योंकि मैं ही फिंगर काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ही पेन होगी, मुझे ही सब कुछ होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमें कोई भी अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है तो हम किसको देखते लिखेंगे, किसको देखकर लिखेंगे? हमारे सब्जेक्ट को देखकर, ठीक है। सब्जेक्ट को देखेंगे, उसी के बेसिस पे हम लिख देंगे अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर माई सेल्फ आ गया ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसी को चलते हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और हम ये भी चेक करेंगे कि फॉर्म प्लूरल है, सॉरी फॉर्म सिंगुलर है तो सेल्फ लिख देंगे, प्लूरल है तो सेल्स लिख देंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी हम देख लेंगे सब्जेक्ट क्या है, उसी के बेसिस के चलते हम लिख देंगे हमारा कर लेंगे हम अपना फिलअप। किससे कर लेंगे हम? सब्जेक्ट को देखकर, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस। वन मस्ट ओबे डैश पेरेंट्स। अब इसमें क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट क्या है हमारा? वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और
सेंटेंस देती हूँ आपको। डैश, वेट, वन मस्ट अवेल डैश the opportunity which life give। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? वन, तो क्या आ जाएगा? वन मस्ट अवेल माई सेल्फ, हिमसेल्फ, क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा वन सेल्फ। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? क्योंकि वन। ठीक है, आपको साइड में ऑप्शंस दिए होंगे, इसमें क्या आएगा? माई सेल्फ, वन सेल्फ, क्या आएगा इसमें? तो आपने उसी को देखते हुए सब्जेक्ट को देखना है और फिर आपने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल अच्छा, आई विल माई सेल्फ कंप्लीट दिस टास्क। अच्छा, अब आप बोलोगे मैम अगर हम ऐसे लिखें आई विल कंप्लीट दिस टास्क, तो क्या वो गलत होगा? नहीं, वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको ये कोर्स पढ़ा रही हूँ तो मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, तो उसमें तो हो जाएगा। क्या पता मैं किसी और की हेल्प ले लूँ, किसी सर को बोल दूँ, किसी और मैम को बोल दूँ कि ये कोर्स कंप्लीट करवाना है। मगर अगर मैं खुद वो कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ तो फिर मैं हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? माई सेल्फ। फिर मैं यही बोलूँगी ना, आई विल माई सेल्फ कम्प्लीट दिस कोर्स, अगर खुद करूँगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आई को देखते हो हम यहाँ पे माई सेल्फ लिखेंगे। ओके, अब हम कितनी बार बोलते हैं माई सेल्फ मोहन, है ना? या फिर हम बोलते हैं माई सेल्फ गीता। हम बोलते हैं ना, हेलो माई सेल्फ मोहन, माई सेल्फ गीता। ये स्टूडेंट्स रॉन्ग सेंटेंसेस हैं। क्यों रॉन्ग सेंटेंसेस हैं? बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट used as a subject। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है। ठीक है, देखो साइड बाय साइड मैं आपके नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो जब आपको रिवीजन करनी होगी आप छोटा सा क्रिस्प इसका तैयार करें और रिवाइज करें। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कभी भी एज अ सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर पूरा सेंटेंस डिपेंड करो, वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी जगह आप सीधे लिख सकते हो आई एम मोहन या माई नेम इज मोहन। ओके, अच्छा, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं अपना। आई myself can do this work। अच्छा, यहाँ पर I myself, ठीक है, I myself, I हो गया सब्जेक्ट, myself हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस केस में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट की जगह तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। तो जहाँ पर सब्जेक्ट हो उसके साथ हम पहले सब्जेक्ट हो उसके साथ उसके आगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। कोई और प्रोनाउन हो उसकी जगह हम उसके आगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ सब्जेक्ट हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा आपसे? अगर हमारे पास सब्जेक्ट ना हो उसकी जगह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते, मगर अगर हमारे पास कोई प्रोनाउन ऑलरेडी लगा हो तो उसके आगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये भी पॉइंट लिखवा देती हूँ।
we do not use reflexive pronoun alone as a subject, but इससे पहले if there is a pronoun तो we can use it. फाइन. तभी I myself ठीक है और myself मोहन रॉन्ग है. राइट? चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट. ओके, तो नेक्स्ट आ गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, तो स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा इजी प्रोनाउन है आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में. डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना होता है अगर हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं. ठीक है, जैसे ये मार्कर है, आप इसको पॉइंट आउट कर रहे हो, ये येलो मार्कर है. अब अगर मैंने ब्लू से लिखा ये एक ब्लू मार्कर है, अगर मैंने रेड से लिखा ये एक रेड मार्कर है. तो इस सब को पॉइंट आउट करने को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना. राइट? ओके, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देती हूँ. दीज, दोज, दिस, दैट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं. अब दीज और दोज आ गया हमारा जब हम किसी प्लूरल को रेफ़र करेंगे. राइट? और दिस एंड दैट आ गया हमारा जब हम किसी सिंगुलर को रेफ़र करेंगे. राइट? ओके, अब जैसे कि हम लिखते हैं दीज आर गर्ल्स, दिस इज़ ए गर्ल, दीज, दिस. गर्ल्स क्या आ गया हमारा? प्लूरल. गर्ल क्या आ गया हमारा? सिंगुलर. सिमिलरली दोज आर गर्ल्स, दैट इज़ ए गर्ल. गर्ल्स क्या आ गया हमारा? प्लूरल. गर्ल क्या आ गया हमारा? सिंगुलर. अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम आपने ये क्यों यूज़ किया दीज यहाँ और यहाँ दोज क्यों यूज़ किया आपने, यहाँ दिस आपने यूज़ किया और यहाँ दैट यूज़ किया. ऐसा हमें कैसे पता लगेगा कि ये दैट है या दिस है? तो ये स्टूडेंट्स डिपेंड करता है हमारे डिस्टेंस पे. अगर नियर है तो दिस या दीज, और फार है तो दोज एंड दैट. राइट? ओके, चलो ये हमारा ख़त्म हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप. रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, अच्छा, रिलेटिव क्या होता है? किसी के साथ रिलेशन. हम कहते हैं ना ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, इनका आपस में रिलेशन है. ये मेरी आंट है, इनका मुझसे रिलेशन है ना? तो किसी भी चीज़ को रिलेट करना. ठीक है, उसको हम जब इस कॉन्टेक्स्ट में हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, शी is the girl who plays tennis. Right? She is the girl who plays tennis. अब इसमें दो सेंटेंसेस आप देख रहे हो, एक she is the girl, एक plays tennis. इन दोनों को क्या कनेक्ट कर रहा है? who. तो जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस को, वो who है. ठीक है, अच्छा, अब देखो शी इज़ द गर्ल अगर मैं अकेले लिखूँ तो क्या एक सेंटेंस कंप्लीट है? शी इज़ द गर्ल. लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. शी इज़ द गर्ल.
अगर हम फॉर एग्जांपल आप हु को भी ना देखो और ना देखो प्लेस टेनिस, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? यस, बिल्कुल कंप्लीट है। शी इज़ द गर्ल, बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है। प्लेस टेनिस, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नो, ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। तो ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट और ये हो गया हमारा कंप्लीट। जो कंप्लीट होता है उसको हम कहते हैं क्लॉज और जो इनकम्प्लीट होता है उसको हम कहते हैं फ्रेज। ठीक है, जो क्लॉज और फ्रेज को जोड़े, उनका रिलेशन बताए, उन नाउन्स को हम कहते हैं रिलेटिव, उन प्रोनाउंस को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, जो क्लॉज और फ्रेज के बीच का प्रोनाउन लगे उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। राइट, चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। राइट, ओके, होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई क्लास। अच्छा, अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ वर्ड्स बताने लगी हूँ आपको। whom, whose, that, which। ठीक है, she is the girl teaches English। She is the girl dash teaches English। सब्जेक्ट क्या है? she। she के साथ क्या लगेगा? who। हम ऐसे कॉमन बोलते हैं ना कि हाँ ये एक लड़की है जो इंग्लिश पढ़ाती है, तो इसके साथ क्या लगेगा? who teaches English। सेकेंड, they are the students dash she teaches। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट है हमारा she, और किसको टीच कर रही है वो? दे को, तो दे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, she आ गया हमारा सब्जेक्ट, और ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे नाउन। ठीक है, तो जब भी कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्व कर रहा हो, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्व करे, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? उस केस में हम यूज़ करते हैं whom। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकेंड सेंटेंस। ओके, अब आ गया हमारा थर्ड। दीज आर द चिल्ड्रन डैश फादर हैज़ डाइड। इसमें क्या आएगा? देखो, फादर और चिल्ड्रन का आपस में क्या है? रिलेशन है ना, रिलेटिव्स है ना ये फादर और चिल्ड्रन, इनका है आपस में रिलेशन, दैट मीन्स पोजेशन। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहाँ रिलेशन डिपिक्ट कर रहा हो सेंटेंस, वहाँ पे हम लिखेंगे हुज। ठीक है, तो हमने 3 सेंटेंसेस क्या देखे यहाँ पर? कॉमन सेंटेंस होगा तो हु, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्व कर रहा हो तो whom, रिलेशन डिपिक्ट कर रहा हो तो whose। राइट, ओके। इट इज़ द कार्स डैश आई बॉट yesterday। अच्छा, कार्स क्या आ गई हमारी? नॉन लिविंग। तो यहाँ पर क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, दैट आएगा या विच आएगा। सोचो ज़रा क्या आएगा यहाँ पे, क्या अच्छा लग रहा है आपको? आप बोलोगे मैम यहाँ दैट भी सूट कर रहा है और विच भी सूट कर रहा है। इनफैक्ट जब हम आपकी एज के थे हम भी यही बोलते थे कि यहाँ दैट भी सूट कर रहा है और विच भी सूट कर रहा है। तो आप याद रखो यहाँ पर विच आएगा, और कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे रही है तो दैट और विच की जगह आप विच को चूज़ करोगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या लगता है हमेशा? विच।
और विच हर किसी के साथ यूज़ होता है, एक्सेप्ट नॉन लिविंग थिंग्स, एक्सेप्ट ह्यूमंस, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ विच यूज़ होता है, राइट, लेकिन विच और भी चीज़ों के साथ यूज़ हो सकता है, एनिमल्स वगैरह के साथ, लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ विच यूज़ नहीं होता, राइट, ओके। The girl and her dog that I saw yesterday. अच्छा, अब बताओ यहाँ पर डॉग क्या है, एनिमल, गर्ल क्या है, ह्यूमन। तो ह्यूमन अगर हम ये कहेंगे द गर्ल एंड हर डॉग विच आई सॉ येस्टरडे, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि विच और ह्यूमन, तो हम प्रेफरेबली यूज़ करेंगे यहाँ पर दैट, ठीक है, ओके। अच्छा, दैट हम यूज़ करेंगे, मैं आपको है ना लिख कर भी बता देती हूँ। वी आर लिविंग एंड नॉन लिविंग का रिलेशन शो करना है तो दैट यूज़ करेंगे, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन शो करना है तो विच यूज़ करेंगे, और लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन शो करना है तो दैट और विच भी कर सकते हैं, और अगर ह्यूमन इन्वॉल्व है तो हम दैट यूज़ करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये लाइन आपको कंफ्यूज कर देगी, इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। आप बस ये याद रखें कि ह्यूमन्स हो तो दैट यूज़ करेंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स हो तो हम इट विच यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा प्रोनाउन, जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेट करना क्या होता है, हम कहते हैं ना सीबीआई की इंटेरोगेशन चल रही है, क्वेश्चंस, ऑलराइट, ओके। अब देखो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ जो इन सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में यूज़ होते हैं। who, whom, whose, where, when, why, alright, okay. Sentence number 1, who is she, right, she क्या है, सब्जेक्ट, she के साथ क्या लगेगा, who, हम कहते हैं ना ये कौन है, who is she। सेकेंड, whom have you called, whom have you called। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा you, राइट, यहाँ पर सब्जेक्ट बुला रहा है ऑब्जेक्ट को, whom क्या है, ऑब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बुलाए उस केस में यूज़ होता है हमारा whom, राइट। जब भी सब्जेक्ट किसको बुलाए, ऑब्जेक्ट को, उस केस में हम whom यूज़ करेंगे, ओके। डैश पेन इज दिस, पेन क्या है, मटीरियल, पोजेशन। और हम यही कहेंगे ना, हम कभी ये बोलेंगे कि ये टेबल का पेन है, पेन किसका हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का ही हो सकता है, किसी लड़के का होगा, लड़की का होगा, किसी आदमी का होगा, किसी औरत का होगा, तो किसी ह्यूमन बीइंग का ही होगा ना। पेन क्या है, पोजेशन, और किसी ह्यूमन बीइंग का होगा। जब भी
किसी पोजेशन का रिलेशन ह्यूमन बीइंग के साथ लगे, उस केस में हम लिखते हैं whose पेन इज दिस. ठीक है, ऑलराइट. This is the pen dash cap is lost. क्या हम कभी ये कहेंगे दिस इज़ द पेन हुज कैप इज़ लॉस्ट? नो, क्योंकि हुज तो हमने अभी देखा ह्यूमन बीइंग के केस में यूज़ होता है. तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? दिस इज़ द पेन ऑफ विच, क्या यूज़ करेंगे? दिस इज़ द पेन ऑफ विच द कैप इज़ लॉस्ट. ठीक है, पेन की कैप गुम गई है, ऑफ विच कैप इज़ लॉस्ट. ओहो, ये मैंने आपको देना था सेंटेंस, ये मैंने खुद ही लिख दिया. चलो एनीवेज, अच्छा ओके. विच ऑफ द टू कार्स इज़ योर्स? अब देखो, विच ऑफ द टू कार्स इज़ योर्स. अब यहाँ पर ये चॉइस दे रहा है. ठीक है, क्या दे रहा है? एक चॉइस दे रहा है. विच कब लगेगा? जब भी ह्यूमन बींग्स के केस में विच कब लगेगा. ऐसे तो हमने पढ़ लिया कि नॉन है ना, ह्यूमन बींग्स के केस में हम विच नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे, या द कार्स के केस में विच लगाएंगे. अभी मैंने आपको बताया पीछे. लेकिन जब भी ह्यूमन बीइंग्स को चॉइस देनी हो, क्या देनी हो? ह्यूमन बीइंग्स को कोई चॉइस ऑफर की हो, उस केस में भी हम विच लगाएंगे. ऐसे ह्यूमन बीइंग्स के केस में विच यूज़ नहीं होता है. ठीक है, विच किसी और केस में यूज़ हो सकता है, एनिमल वगैरह के केस में यूज़ हो सकता है. लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग के साथ किसी का रिलेशन है या ह्यूमन बीइंग के केस में किसी को यूज़ करना है, तो हम विच यूज़ नहीं करते हैं. मगर अगर किसी ह्यूमन बीइंग को चॉइस देनी है, लाइक विच पैंट वुड यू लाइक टू वेयर, तो उस केस में हम विच का यूज़ करते हैं. ठीक है, ओके. ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप याद रखें ये एक्सेप्शंस. ठीक है, मैं तभी आपको नोट्स बना के दे रही हूँ यहाँ पर, ताकि रिविजन्स में आपको आसानी हो. डैश आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? हम ऐसे पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर हो गया प्लेस के लिए. डैश विल यू कम? किस टाइम पर तुम आओगे? व्हेन विल यू कम? अब ज़्यादा तुम रहे हो, तुम आओगे कब? व्हेन विल यू कम? अच्छा, अब आप आ गए. ठीक है, लेकिन आप दुखी हो, तो मैं आपसे क्या पूछूंगी? वाई आर यू सैड? क्या मैं आपसे पूछूंगी वाई आर यू सैड? रीज़न क्या है तुम्हारी सैडनेस का? ठीक है, वेयर हो गया प्लेस के लिए, व्हेन हो गया टाइम के लिए, वाई हो गया रीज़न के लिए. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखा है, और अभी पिछले दौरान एक एग्ज़ाम था, उसके क्वेश्चन पेपर में भी ये था क्वेश्चन. इट इज़ द टाइम वेयर द टेक्नोलॉजी industry has undergone rapid change with an advancement. Please bear with my handwriting. ठीक है, okay. It is the time where the technology industry has undergone rapid change with an advancement. ठीक है, ऑफ जो भी है, साइंस, जो भी मतलब. ठीक है, साइंस, लिटरेचर, वट एवर. ठीक है, टाइम की जगह हमने क्या यूज़ किया था? व्हेन.
तो क्या वेयर गलत है यहाँ पर या सही है? आप बोलोगे मैम ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको कंफर्म किया कि टाइम के साथ हमेशा क्या लगता है, क्या लगता है, व्हेन। तो यहाँ पर व्हेन आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है, और ये रूल्स ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, बेसिक ही आ रहे हैं एग्जाम्स में। इट इज़ द टाइम व्हेन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैज़ अंडरगॉन रैपिड चेंज विद एन एडवांसमेंट, ठीक है, ऑफ वॉट एवर लिटरेचर, ये वो एक्सेट्रा। तो हमने अब काफ़ी पढ़ लिया है, ठीक है, अब मग अप करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद। तो हमारी ऑलरेडी हाफ एन आवर से ज़्यादा क्लास हो गई है, तो हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो हमने आज पढ़े हैं अलॉन्ग विद देयर रूल्स, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ें, ठीक है, रिवाइज़ करें और रूल्स को देखें, समझें उनको, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।